अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो साइकिल ऑफ इरोजन के ऊपर है, उसका पार्ट 2 हम करेंगे। इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से जो स्टेजेस हैं जो कि साइकिल ऑफ इरोजन के ऊपर जो है वो बेस करती हैं, और साइकिल ऑफ इरोजन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखा जाएगा, और कौन कौन से प्रेमिसेस हैं जिनको डेविस जो है वो इंक्लूड करता है अपनी इस थ्योरी के अंदर, और असम्पशंस को किस तरह से वो जो है वो जस्टिफाई करता है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन जो है वो बैक थ्रू जाते हैं तो विलियम मॉरिस डेविस जो हैं उन्होंने आइडिया पेश किया है जोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन का, और वो अपने इस साइकिल ऑफ इरोजन में बताता है कि किस तरह से हर लैंड फॉर्म जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो पोजेस करती है, और हर एक के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे डिफ्रेंशिएट करके हर लैंडस्केप की जो है वो अपनी एक हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री डिपेंड करती है कि कौन सी फैक्टर्स, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं या फोर्सेस जो हैं वो उसके ऊपर जो है कार फरमा होती हैं। इसी तरह से वो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो इसके ऊपर अपने थ्योरी के अंदर बताता है कि किस तरह से उन स्टेजेस से एक एलिवेटेड लैंड गुजर कर फीचरलेस हो जाती है, और इसके मुताबिक फिर वो जो है वो एक पेनी प्लेन का जो है वो टर्म इस्तेमाल करता है। अगर हम कंसेप्ट ऑफ डेविस की बात करें तो इसमें वो जो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों की जो है वो उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को अहमियत देता है। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। अब मैं लास्ट जो है वो पार्ट के अंदर ये तीनों जो हैं वो फैक्टर्स को बड़ी डिटेल के अंदर बता चुकी हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द टाइम। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर। इसी तरह से किसी भी लैंडस्केप डेवलपमेंट में आमतौर पर ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। किसी एक फैक्टर के मिसिंग होने से या किसी एक के फैक्टर के कम या ज़्यादा होने से बाकी दोनों फैक्टर्स भी जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। इस वजह से डेविस जो है वो इन तीनों फैक्टर्स को ट्री ऑफ डेविस का नाम देता है, या साइकिल ऑफ इरोजन में इन तीनों एजेंट्स को ट्रियो ऑफ डेविड्स का जो है वो नाम दिया गया है। अगर हम बात करें अब जाके अजम्पशंस की, तो वो कहता है कि हर एक लैंडस्केप की एक लाइफ हिस्ट्री है, और इस लाइफ हिस्ट्री को देखते हुए ही हम जो है उसके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और वह कहता है जैसे कोई एक लैंड मास बनता है, इमर्ज होता है सरफेस ऑफ लैंड के ऊपर, तो इरोजनल एजेंट्स जो होते हैं वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि वो इरोजनल एजेंट्स उसके ऊपर वर्क करके उसको डिग्रेड कर देते हैं, और डिग्रेडेशन की वजह से अगर उसके ऊपर किसी भी किस्म के कोई फ़ीचर्स हैं, कोई नोक वगैरह हैं या कुछ ऐसे जो कि बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसको फ़ीचरलेस कर देता है। इसी तरह से वो अपने साइकिल को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए वो कहता है कि आमतौर पर जब मास ऑफ लैंड अपलिफ्ट होगा तो वो आमतौर पर किसी भी किस्म की अर्थ मूवमेंट की वजह से हो सकता है, या समंदर के नीचे किसी मूवमेंट की वजह से हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड अच्छा, अगर हम बेसिक प्रेमिसेस की बात करें डिवीज़न मॉडल की, तो डिवीज़न मॉडल में वो सबसे पहले कहता है कि जी यहाँ पर वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होगी लैंड मास की। याद रखिएगा यहाँ पे वो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है रादर टू द फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल अपलिफ्टमेंट। इसी तरह से वो कहता है कि ये जो अपलिफ्टमेंट होगी बहुत ज़्यादा रैपिड रेट पे होगी, बहुत तेज़ी से होगी, और अपलिफ्टमेंट की वजह से जो लैंड मास है वो बहुत तेज़ी से जो है वो अपलिफ्ट करेगा। इसी तरह से वो कहता है कि अपलिफ्टमेंट के दौरान किसी भी किस्म की जो इरोजन है वो वर्क नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पर किसी भी किस्म के जो इरोजनल एजेंट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे, बल्कि अपना जो है वो वहाँ पर किसी भी किस्म का एजेंट एक्टिव नहीं होगा, और अपलिफ्टमेंट जो होगी वो बहुत ही स्मूथ वे के अंदर जो है वो प्रोसेस करेगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी स्टेजेस के ऊपर कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज आती है यूथ की स्टेज। इसमें सबसे पहले जो है वो अपलिफ्टमेंट जो है वो होगी, और हमने पहले देखा कि जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत तेज़ी से जो है वो प्रोसेस होगी। सो यहाँ पर अपलिफ्टमेंट जो है उसका प्रोसेस जो है बहुत रैपिडली जो है वो होगा। इसके बाद जैसे ही प्रोसेस अपलिफ्टमेंट का पूरा हो जाएगा तो डिनोडेशन स्टार्ट हो जाएगी उस अपलिफ्टमेंट वाले मास के ऊपर। अब चूँकि वो अपलिफ्टमेंट वाला मास जो है वो स्टेबल हो चुका है,
इसी तरह से अगर वहाँ पे जो है रेनफॉल जो है वो होती है और सफिशेंट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर आपको एक सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स जो हैं वो जनरेट हो जाएगा, और आपको सरफेस के ऊपर जो है वो आपको स्ट्रीम्स जो हैं उनका एक सिस्टम जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह से अब जब वो स्ट्रीम्स बन जाएंगी तो वो क्या करेंगी, कटिंग करना स्टार्ट कर देंगी उस पीस ऑफ लैंड को या उस टेबल मास को डाउनवर्ड, ना कि अपवर्ड। सो वो उसको डाउनवर्ड जब काटना स्टार्ट करेंगी तो वो उसको एक वैली की शक्ल में जो है वो बना देंगी। चूँकि ये नीचे की तरफ से कटिंग ज़्यादा होगी तो इसकी शक्ल जो है वो वी शेप्ड वैली की शक्ल में होगी। आमतौर पर इसकी शक्ल, इसको वी शेप वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो वी, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वी से काफ़ी मुशाबहत होती है, क्योंकि ये डाउनवर्ड कटिंग हो रही होती है। इसी तरह से जो है इनिशियल होगा। अब दूसरे नंबर पे जो स्टेज आती है मेचोरिटी की स्टेज। और मेचोरिटी की स्टेज में अब जो यूथ स्टेज के अंदर वी शेप्ड वैली बनी थी, अब उसके ऊपर जो कटिंग है या एरोडिंग है अब थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। अब स्लो डाउन होने की वजह से वो वी की जगह पर अब यू शक्ल में जो है वो हो जाए, क्योंकि वो वहाँ पर मटेरियल, जो रोटेड मटेरियल हैं, जो एजेंट्स हैं, वो उसकी वी के कोने को मज़ीद इरोड करके यू की शक्ल में तब्दील कर देंगे, यू के हरफ की शक्ल में वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चैनल्स जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और बेस लेवल जो इरोजन का है वो अचीव होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, स्ट्रीम वेलोसिटी जो है यहाँ पर अब कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो मटेरियल जो है वो उन स्ट्रीम्स के साथ जो है वो काफ़ी हद तक मिल चुका होता है। कंडीशन ऑफ ग्रेड ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो तमाम की तमाम एनर्जी जो है या मटेरियल जो है वो इस टाइम पानी के अंदर जो है वो शामिल हो चुका होता है, और तमाम लोड का मटेरियल जो है वो वाटर के साथ शामिल हो जाता है। वर्टिकल एरोजन जो है अब यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल एरोजन जो है वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वी का जो शेप है अब वो यू में चेंज हो जाएगी, तो वी की जगह अब जब यू में चेंज होगी तो वो हॉरिजॉन्टल एरोजन की वजह से होगी। अब थर्ड स्टेज आती है ओल्ड एज की स्टेज। ओल्ड एज की स्टेज की वजह से क्या होगा, एवोल्यूशन जो है वो एक्सट्रीमली अब बहुत स्लो हो जाएगी। ओल्ड स्टेज के अंदर हमेशा जो ऑपरेशन होता है, उसकी जो मूवमेंट है या उसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगा। अच्छा जी, जिस तरह से ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ रिवर ग्रेडियंट, अब यहाँ पर ग्रेडियंट जो है रिवर का वो भी, उसमें भी रिडक्शन काफ़ी हो जाएगी। और स्ट्रीम की जो वो ताकत थी जो कि वो मेच्योर स्टेज के अंदर डिग्रेड कर रही थी, इरोड कर रही थी, वो भी जो है वो अब कम हो जाएगी एनर्जी। और इसी तरह से वैली का जो एंगल है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो लो हो चुका होगा। इसी तरह से जो भी कंटिन्यू टू ब्रॉडन देयर वैली, अब जो रिवर की जो वैली, अब वैली क्या होती है, रिवर का जो रास्ता होता है उसको आमतौर पर जोग्राफी के टर्म में वैली कहा जाता है। और यहाँ पर अब मियांड्रिंग करेगा। मियांड्रिंग ये कहते हैं कि जिस तरह सांप जो है वो गलाई की शक्ल में चलता है बल खाते हुए, ये जब आप रिवर के फीचर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो तब आपको मियांड्रिंग का काफ़ी हद तक नॉलेज आ जाएगा। इसी तरह से स्टेज के एंड पे ये ज़ूम किया जाता है कि अब तमाम का तमाम जितनी भी अपलिफ्ट हुआ है लैंड, वो इरोड हो चुका है, और यहाँ पर अब अज्यूम किया जाएगा कि वो तमाम लैंड जो है वो प्लेन हो चुका है। तो यहाँ पर डेविस जो है वो एक टर्म यूज़ करेगा जिसे पेनी प्लेन का नाम दिया गया। पेनी प्लेन क्या है, यानी कि वो एरिया या वो प्रोसेस या वो स्टेज जहाँ पर आपको किसी भी किस्म की जो है वो नहीं मिलेंगी, सब फीचरलेस हो चुका होगा, और बिल्कुल प्लेन एरिया जो है वो आपको नज़र आएगा। और अगर कोई कहीं पे छोटी छोटी आइसोलेटेड हिल्स हैं तो वो उनको यहाँ पर मोनेड नॉक्स का नाम देता है, यानी कि यहाँ पे वो अगर कोई छोटी छोटी पहाड़ियाँ उस जगह पर या छोटे कोने वगैरह रह गए हैं इरोजनल एजेंट से, तो उसको वो यहाँ पे मोनेड नॉक्स का नाम देगा। सो आपको ओल्ड एज के अंदर दो टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। सबसे पहले आती है पेनी प्लेन, और दूसरे नंबर पे आती है मोनेड नॉक्स। पेनी प्लेन के अंदर वो कहता है कि तमाम एरिया जो है वो प्लेन हो चुका है, किसी भी किस्म के जो एरियाज़ हैं जैसे कि सब फीचरलेस हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि मोनेड नॉक्स अगर कोई रह गई हैं तो वो मोनेड नॉक्स का नाम देता है।
लेकिन यहाँ पर अब ये स्टेज रुकेगी नहीं, बल्कि रीजुवेंशन का जो है वो स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। रीजुवेंशन किसे कहते हैं? ये ओल्ड एज के बाद एकदम ये एज आती है जिसे वो रीजुवेंशन का नाम देता है। रीजुवेंशन यानी कि ओल्ड एज के फ़ौरन बाद एक दोबारा से उसके अंदर जवानी की जो है वो एज आ जाती है। और ये कैसे आती है? बाज़-औक़ात अपेरोजेनिक कहते हैं बाज़-औक़ात अंदरूनी हरकत की वजह से पहाड़ एकदम पहाड़ी मूवमेंट्स होते हैं या पहाड़ निकल आते हैं, अपेरोजेनिक उसको कहा जाता है। और ये जो हैं ये अपने साथ टिल्टिंग करती हैं और रैपिंग करती हैं। और वर्ल्ड वाइड लोअरिंग ऑफ सी लेवल आल्सो कॉज रीजुवेंशन, यानी कि बाज़ औक़ात क्या होता है, जब सी लेवल दुनिया में सी लेवल जो होता है वो लो हो जाए तो क्या होता है, लो होने की वजह से दूसरा जो साहिल का इलाका होता है वो ऊंचा हो जाता है, तो इस वजह से भी रीजुवेंशन हो सकती है। निक पॉइंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओल्ड एंड न्यू बेस लेवल्स, यानी कि जहाँ पर न्यू बेस लेवल और ओल्ड बेस लेवल जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं उस जगह को या उस इंटरसेक्शन को निक पॉइंट का नाम दिया जाता है। ग्रेटर द स्ट्रीम स्पीड आल्सो कोजिज रीजुवेंशन, यानी कि अगर स्ट्रीम बहुत बड़ी है और उसके अंदर पानी की जो रफ्तार है वो भी बहुत ज़्यादा है तो भी इससे जो है वो रीजुवेंशन हो सकती है। सो ये कुछ कॉजेज़ यहाँ पर वो बताता है। इनमें मेनली जो है वो अपेरोजेनिक अपलिफ्टमेंट हो सकती है, वर्ल्ड वाइड लोअरिंग ऑफ सी लेवल हो सकता है, निक पॉइंट यहाँ पर बड़ा अहमियत का हामिल है जोग्राफ़ी में। और इसके अलावा स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है किसी भी इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे स्टेजेस के बाद कुछ डेविस मॉडल के एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और एप्लीकेबल है। आप इसको कहीं पे भी जो है वो साइकिल ऑफ इरोजन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है और रियल वर्ल्ड थ्योरी के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी समझा जाता है। इसी तरह इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल किस्म की। आमतौर पर जो है इस ये डिटेल्ड जो है ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है और इसके अंदर जो है वो बड़ी केयरफुल डेविस ने जो है वो अपनी डिटेल लेकर फिर जो है इस साइकिल ऑफ इरोजन को जो है वो इस्टेब्लिश किया है। और इसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट्स और आए जो कि साइकिल ऑफ इरोजन की वजह से डिपेंड करते हैं। इनमें हुटन कंसेप्ट भी जो है इसके ऊपर आया, तो यानी कि जो डेविस मॉडल है इसने बाद में और बहुत सारे कंसेप्ट्स को जो है वो जनरेट होने में हेल्पफुल साबित हुआ। इसी तरह से बहुत ये जो है वो प्रिडिक्शंस करने में और अगर कोई पेशगोई करने के लिए हिस्टोरिकल बेस्ड हो तो उसके लिए भी जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। इसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो सिंपल है, एप्लीकेबल है, हर जगह पर आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड। और डेविस ने इसको जो है वो उस मॉडल को जो है वो बहुत सिंप्लीफाई करके जो है बताया, इसलिए उसने जो है इसके लिए 2 टर्म्स भी यूज़ की, पेनी प्लेन की, और अगर कोई एरिया जो है वो रह जाता है तो इसके लिए उसने जो है वो मोनेडनॉक्स का नाम लिया। सो इसको कहा जाए अगर सिंपल एंड एप्लीकेबल मॉडल तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं डेविस मॉडल के, जैसे कि वो कहता है कि अपलिफ्टमेंट जो है वो बहुत रैपिड रेट होती है, जबकि अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो अपलिफ्टमेंट जो होती है वो रैपिड रेट में नहीं होती, बल्कि अपलिफ्ट होने में भी एक बहुत बड़ा अरसा दरकार होता है। इसी तरह से वो कहता है कि जी अपलिफ्टमेंट जब होगी तो एरोजन नहीं होगी, ये ऐसा नहीं होता, रिलेशनशिप जो है ये गलत है। जबकि जब अपलिफ्टमेंट होती है तो बाज़-औक़ात एरोजनल एजेंट्स तब भी वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह से वो कहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रिस्टल स्टेबिलिटी नॉट पॉसिबल, यानी कि लाजमी नहीं है कि जब पेनी प्लेन की जो है स्टेज अचीव हो जाती है तो वो हमेशा के लिए रहेगी। ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो मटेरियल वही एजेंट्स हैं वो दोबारा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से ये वाली जो स्टेज है ये ज़्यादा अरसा तक नहीं रह सकती, जो डेविस अपने मॉडल में बताता है।
इसी तरह से वो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम है, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं पाया जाता। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे कोई भी एजेंट ज़्यादा वर्क करता है, कहीं स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, कहीं प्रोसेस और कहीं टाइम। सो यहाँ पे कहीं पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम भी नहीं पाया जाता। इसी तरह से जो है वो कहता है यहाँ पर कि कोई भी सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन पे बेस किया गया है, इसके लिए किसी भी किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया गया, किसी भी किस्म की कोई भी मेजरमेंट या पैमाइशें वगैरह नहीं यूज़ की गई, इसलिए इसको साइंटिफिकली बेस स्ट्रॉन्ग बेस्ट करना जो है वो ठीक नहीं है। सो अब यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करें अपने सारे टॉपिक को, तो कंक्लूजन में यही आता है कि जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो सरफेस पर बनती हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं। लाजमी तौर पर सबसे पहले स्टेज ऑफ यूथ आती है, देन मैच्योर स्टेज आती है और फिर एक ओल्ड एज आती है। सो ये हर फीचर जो है लैंड फॉर्म फीचर जो है ये इससे गुजरता है और फिर इन स्टेजेस को जो है वो अंडरगो होना पड़ता है, बहुत सारी फीचर्स स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और कुछ को अपनी स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रखने में काफ़ी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन दरकार होती है। कुछ रॉक्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनकी जो क्रिस्टल स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के ऊपर नहीं जो है वो मुश्तमिल होती, जबकि जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनकी जो क्रिस्टल स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का जो फंक्शन है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस थ्योरी के पढ़े, तो इसमें हमें पता चलता है कि कुछ को उसने अपनी थ्योरी को जो है साइकिल को प्रूव करने के लिए कुछ अजम्पशंस लिए जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो हैं वो प्रूफ नहीं होते, लेकिन कुछ जो हैं वो प्रूफ होते हैं। सो ये साइकिल ऑफ इरोजन है। थैंक यू सो मच।